Hey students, welcome to all. So in this video, I shall explain you second and third passages of the chapter The Ganga. So let's begin. नेहरू जी ने हमें स्टार्टिंग में अपने जो उन्होंने टेस्टामेंट लिखा था, जो मृत्यु पत्र लिखा था, उन्होंने हमें बता दिया था कि किस तरीके से वो अपनी एशेज़ को यानी राख को डिस्पोज करवाना चाहते हैं। उन्होंने एक मुट्ठी राख गंगा में प्रवाहित करने के लिए बोला था और आगे उन्होंने कहा था कि अब जो बाकी का बचा हुआ यानी मेजर जो सारा बचा हुआ पोर्शन है मेरी राख का, उसको किस तरीके से उसका डिस्पोज करना है। तो अब इन सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में हम वही पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। My desire to have a handful of my ashes should be thrown in the Ganga at Allahabad has no religious significance. So far as I am concerned, my desire to have a handful. अब उन्होंने क्योंकि उससे पहले वाले पैसेज में बता दिया था कि मेरी इच्छा है कि मेरी एक मुट्ठी राख कहाँ बहे, गंगा में जाके बहे। तो अब वो कहते हैं कि मेरी जो ये इच्छा है ना, my desire to have a handful of my ashes should थ्रोन इन द गंगा, ये जो मेरी इच्छा है कि मेरी जो एक मुट्ठी राख है वो गंगा में बहाई जाए एट इलाहाबाद, वो भी इलाहाबाद की गंगा में, हैज़ नो रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इसका कोई भी रिलीजियस मीन्स धार्मिक और सिग्निफिकेंस यानी महत्व नहीं है। इसका कोई भी रिलीजियस सिग्निफिकेंस महत्व नहीं है। बल्कि अब इसका भी मतलब समझें आप। रिलीजियस सिग्निफिकेंस से मतलब होता है कि जैसे हिंदूज़ में क्या होता है कि आप लोग भी जानते हैं कि जो राख है या अस्थियां हैं उसको गंगा जी में विसर्जन करना होता है। ये तो है एक नियम, लेकिन वो ऐसा कहते हैं कि मेरा इन नियमों में इससे मतलब नहीं है। मेरा इससे मतलब नहीं है कि क्योंकि ऐसा हिंदुओं में होता है तो मेरी अस्थियों के साथ भी या मेरी राख के साथ भी ऐसा किया जाए, नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। सो फार एज आई एम कंसर्न, जहाँ तक मेरा मानना है, आई हैव नो रिलीजियस सेंटीमेंट इन द मैटर, और मेरे अंदर ऐसे कोई रिलीजियस यानी धार्मिक सेंटीमेंट यानी इमोशंस नहीं हैं। आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद ever since my childhood, and as I have grown older this attachment has also grown. वो कहते हैं कि मेरा कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस नहीं है कि भाई ऐसा किया जाता है तो मेरी राख के साथ ऐसा किया जाए, बल्कि मैं ऐसा मानता हूँ कि आई हैव बीन अटैच्ड टू द गंगा एंड द जमुना रिवर्स इन इलाहाबाद, कि मैं जो है शुरू से एवर सिंस माई चाइल्डहुड यानी बचपन से गंगा और जमुना रिवर्स से इलाहाबाद में बहुत अटैच्ड रहा हूँ, क्योंकि इनका जन्म इलाहाबाद का है तो वहाँ पे इनका जो चाइल्डहुड है, बचपन है, वो वहीं बीता। एज आई हैव ग्रोन ओल्डर, यानी जैसे जैसे मैं बड़ा होता चला गया, दिस अटैचमेंट हैज़ ऑल्सो ग्रोन, ये जो अटैचमेंट था गंगा से, जो मेरा संबंध था, वो भी क्या होता चला गया, बड़ा होता चला गया, यानी वो भी और अच्छे से पकता चला गया। पकना मतलब और मजबूत होना। आई हैव watched their varying moods and the seasons changed, and have often thought of the history and myth and tradition and story that have become attached to them through the long ages and become part of their flowing waters. अब वो कहते हैं, आगे बताते हैं, आई हैव वॉच देयर वेयरिंग का मतलब होता है विभिन्न प्रकार के। तो वो कहते हैं नेहरू जी कि आई हैव वॉच्ड यानी मैं देख चुका हूँ, देयर यानी कि गंगा और जमुना के, वेयरिंग यानी विभिन्न प्रकार के मूड्स का क्या मतलब है यहाँ पे, जिस तरीके से गंगा कभी चेंज होती है, कभी बहती है, कभी उसकी लहरें जाती हैं, बहुत तेज़ ऊपर उठती है, इस तरीके के कई वेयरिंग यानी चेंज होते हुए मूड्स को उन्होंने देखा है। एज द सीज़न चेंज्ड, जैसे जैसे सीज़न बदलते हैं, गर्मी आती है, बरसात आती है, तो जैसे बरसात में क्या होता है, नॉर्मल जो गंगा होता है वो उफान पर आ जाती है। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि मैंने उसका, गंगा का और जमुना का वेयरिंग यानी विभिन्न प्रकार के रूप देखे हैं। एंड हैव ऑफ्टन थॉट ऑफ द हिस्ट्री एंड मिथ एंड ट्रेडिशन एंड द स्टोरी दैट हैव बिकम अटैच्ड टू दैम थ्रू द लॉन्ग एजेस एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर्स। और मैं जब जब उनको इस तरीके से देखता था, जब उनके चेंज मूड्स को देखता था कि वो बहती हैं, फिर तेज़ बहती हैं, फिर लहरें आती हैं, कभी ज्वार भाटा आता है, कभी किसी भी तरीके के जो मूड्स हैं मैंने तब देखे हैं, तो मुझे वो सब क्या करते हैं, दिलाते हैं, याद दिलाते हैं मिथ एंड ट्रेडिशन एंड द स्टोरी। मिथ होते हैं जो मिथक बातें होती हैं ना, जो झूठी बातें होती हैं, वो ट्रेडिशन, परंपराएं, एंड द स्टोरी, और जो कुछ स्टोरीज़ हैं, जैसे कि गंगा का जन्म कैसे हुआ, गंगा कहाँ से आई, तो ये सारी जो स्टोरीज़ हैं वो उनसे क्या है, दैट हैव बिकम अटैच टू दैम, यानी उनसे जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, और जो कि कई लंबे समय से, थ्रू द लॉन्ग एजेस, यानी कि कई लंबे समय से
चलती आ रही हैं एंड बिकम पार्ट ऑफ देयर फ्लोइंग वाटर, और उसके गंगा और जमुना के बहने का क्या बन गई है, एक हिस्सा बन गई है। वो मुझे सब कुछ याद आता है और मैं इसलिए अपनी राख को गंगा में बहाना चाहता हूँ क्योंकि मैं उनके प्रति बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। जैसे हमारी कोई चीज़ बहुत प्रिय होती है, इसीलिए गंगा जी के लिए ये जो नेहरू जी के लिए जो गंगा है वो बहुत ज़्यादा अपनी थी, प्रिय थी। द गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया। इंडिया के लोगों के लिए जो गंगा है वो बहुत स्पेशल रिवर है। आपने हर पूजा में गंगा जल का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। हर जगह पे गंगा जल का छिड़काव पवित्र माना जाता है। सबसे ज़्यादा पवित्र नदी में आती है ये, इसको बहुत पूजा किया जाता है इसकी। तो गंगा स्पेशली इज़ द रिवर ऑफ इंडिया, बिलवड ऑफ हर पीपल। बिलवड वैसे तो प्रेयसी को बोलते हैं, प्रेमिका को बोलते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने प्रेमिका कहा है लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, कि बिलवड ऑफ हर पीपल, यानी अपने इंडिया के लोगों के लिए वो क्या है, प्रेयसी है, प्यारी है उसके लिए। राउंड विच आर इंटरट्वाइंड हर रेशियल मेमोरीज, हर होप्स एंड फेयर्स, हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ, हर विक्ट्रीज एंड हर डिफीट्स। जिसके राउंड विच आर इंटरट्विंड, गंगा नदी हिंदुओं के लिए बहुत पवित्र है और बहुत प्यारी है। राउंड विच यानी जिसके आसपास, आर इंटरविंड यानी कि गुथे हुए हैं। इंटरविंड का मतलब होता है गुथे हुए हैं। हर रेशियल मेमोरीज, उसकी जो जहाँ से उसका उद्गम हुआ जातीय मेमोरीज, रेशियल का मतलब कि वो हिंदुओं के लिए कितनी प्रिय है। तो इस तरीके की उसकी जो स्मृतियाँ हैं, जो यादें हैं, वो उससे उसके आसपास उसके गंगा से जुड़ी हुई हैं, गुथी हुई हैं। हर होप्स एंड फेयर्स, उसकी आशाएं और उसका डर। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्राइब, आशाएं किस तरीके की, कि इंडिया के जो लोग हैं जो मुझे पूजनीय मानते हैं वो मेरा ख्याल रखेंगे। और फेयर्स किस तरीके के, कि वो मुझे गंदा ना करें। हर सॉन्ग्स ऑफ ट्रायम्फ यानी उसके विजय के जो गीत हैं वो। हर विक्ट्रीज़ यानी उसकी जीत, एंड हर डिफीट्स और उसकी हार। सब कुछ उससे गुथा हुआ है, सब कुछ उससे जुड़ा हुआ है। शी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज़ एज लॉन्ग कल्चर एंड सिविलाइजेशन। वो इंडिया के सिविलाइजेशन के एज लॉन्ग यानी कई बरसों से चली आ रही संस्कृति और सिविलाइजेशन यानी सभ्यता के क्या है, प्रतीक हैं, सिंबल हैं। एवर चेंजिंग, जो कि हमेशा कभी क्या होती रहती है, गंगा चेंज होती रहती है। एवर फ्लोइंग, और हमेशा क्या करती रहती है, बहती रहती है। एंड यट एवर द सेम गंगा, और फिर भी कैसी दिखती है, हमेशा सेम दिखती है। दिख रहा है जिस तरीके से नज़ारा, हर सुबह इसी तरह से सूरज निकलता है, पानी में उसका प्रतिबिंब बनता है और बहुत सुंदर उसके आसपास पक्षी रहते हैं, कई जानवर इस नदी में रहते हैं। तो कितने लोगों की ये प्यास बुझाती है नदी, कितनी हमारे लिए सुंदर, कितनी प्यारी सी है ये नदी। तो वो कहते हैं आगे कि जो एवर चेंजिंग है और इंडिया के इतने लंबे समय से आ रहे कल्चर की, जो संस्कृति की और सभ्यता की क्या है, ये द्योतक है। एंड यट एवर द सेम गंगा, और फिर भी बहती है, कभी ऊपर उठती है, कभी उफान पर आती है, फिर भी हमेशा कैसी रहती है, सेम रहती है। शी रिमाइंड्स मी ऑफ द स्नो कवर्ड पीक्स एंड द डीप वैलीज ऑफ द हिमालय। शी रिमाइंड्स मी का मतलब याद दिलाती है। क्या याद दिलाती है मुझे, स्नो कवर्ड पीक यानी कि स्नो, बर्फ़ से ढके हुए, कवर्ड यानी पूरी तरह ढके हुए, पीक्स यानी चोटियाँ, और कहाँ की, हिमालय की सारी चोटियाँ जो कि किससे ढकी हुई हैं, बर्फ़ से ढकी हुई हैं, वो मुझे याद दिलाते हैं। आगे वो कहते हैं एंड द डीप वैलीज़, और वैलीज़ होती हैं घाटियाँ, वैली मतलब घाटियाँ, कि वो मुझे याद दिलाती है घाटियों की, डीप वैलीज़ ऑफ द हिमालयाज़, विच आई हैव लव्ड सो मच, जिनको कि मैंने बहुत क्या किया था, प्यार किया था। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, प्लेन्स होता है जो समतल भूमि होती है, कि जो रिच, और रिच क्यों कहा गया है इसको, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा जो अर्निंग, आय का साधन है वो कृषि है, और जो हमारे लिए रिच है, यानी कि अगर हमारे पूरे इंडिया में अगर खेती अच्छी होती है तो हम उसी से रिच हो जाते हैं। खेत जो होते हैं अगर उनमें एक अच्छी फसल है, धान है, तो वो क्या है, रिच है। तो आगे कहते हैं नेहरू जी कि विच आई हैव लव्ड सो मच, कि जो मुझे बहुत प्यारा है। एंड ऑफ द रिच एंड वास्ट प्लेन्स बिलो, और जब पर्वतों से नीचे देखता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, रिच यानी कि बहुत अच्छे, बहुत सुंदर,
और क्योंकि बहुत फसल होती हैं अच्छी अच्छी, तो वो वास्ट, यानी वास्ट का मतलब होता है फैले हुए, प्लेन्स का मतलब समतल भूमि नीचे दिखती है। वेयर माई वर्क लाइफ एंड वर्क हैव बीन कास्ट, जहाँ पे मेरी ज़िंदगी की और वर्क की शुरुआत, कास्ट यानी ढालना शुरू हुआ था। तो इस तरीके से जो नेहरू हैं वो अपनी इच्छा को प्रकट करते हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं चाहता हूँ। मेरा कोई ऐसा नहीं है कि भाई क्योंकि हिंदुओं में हमेशा अस्थियों को विसर्जित किया जाता है गंगा में, इसका महत्व नहीं है, बल्कि महत्व ये है कि मैं उस गंगा से और जमुना से बहुत ज़्यादा क्या हूँ, अटैच्ड हूँ मैं इस नदी से, इसलिए मुझे ये बहुत प्यारी है। सो दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो। थैंक यू ऑल।